हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, समय विस्थापन ग्राफ। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर मोशन, और लीनियर मोशन में आज हम पढ़ेंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इसके पहले हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ इसे। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई कार, बाईसाइकिल, कोई भी है, वो ऐसे चल रहा है अपना, किसी कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता उसका जो भी है अपना चल रहा है। अब देखिए, हम एक टेबल बनाएंगे टाइम और उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए। जैसे टाइम का मतलब हम जहां से कैलकुलेट करना चालू कर दें वहीं से जो है आपका हम मान लेते हैं वहां से टाइम जीरो माना जाता है। हम जब कैलकुलेट करना चालू करेंगे टाइम वहां जीरो लेते हैं। और हम जैसे ऑब्जेक्ट को यहां से चलाएंगे तो ये हमारा ओरिजिन होगा, यहां से हम मेजर करना चालू करेंगे उसकी डिस्टेंस को। तो हम मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल पॉइंट ओ ही है और हमारा ऑब्जेक्ट ए जो है इसी पॉइंट ओ से मोशन में आएगा, और अब टाइम जीरो है। तो टाइम जीरो पर हमने पाया, जिस समय टाइम जीरो है तो हमने ऑब्जर्व किया कि वो वहीं पे है। तो जिस समय टाइम जीरो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। ओके, जब टाइम 1 सेकेंड बीता, जब टाइम आपका 1 सेकेंड बीता तो हमने देखा कि वह 3 मीटर आगे जा चुका है। मतलब 0 सेकेंड पर यहां पे था, और जब 1 सेकेंड बीता तो हमने देखा कि वो 3 मीटर जा चुका है। इसका मतलब हुआ क्या, यह t बराबर 1 पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट ओ से है वह 3 मीटर है। उसके बाद जब हमने देखा कि फिर 1 सेकेंड बीता, फिर 1 सेकेंड बीत रहा है, तब हमने देखा कि वह जो है 6 सेकेंड पे है, 6 मीटर चल चुका है। इनिशियल पॉइंट से वो 6 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पर है। इसका मतलब जब 2 सेकेंड बीता तो इनिशियल पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर है। जब 3 सेकेंड बीता तो हमने देखा कि वह इनिशियल पॉइंट से 9 मीटर की दूरी है। हम यहां से नहीं नापते, हम शुरू से नापते हैं। इसका मतलब जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका हुआ 9 मीटर। ठीक, तो इस तरह से हम और भी अलग अलग टाइम पर यस को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने बनाया हुआ है एकदम सिस्टमेटिक तरीके का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए मैंने मेंटेन किया एग्जांपल, वेरिएबल वेलोसिटी के लिए मैं आपको भी दिखाता हूं। अब देखिए, यहीं पे हम एक काम करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट की एक कंडीशन को हम और पढ़ लेते हैं। ठीक, और जैसे कि दूसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट ओ से चलना प्रारंभ करता है। अब देखिए, उसके लिए टेबल एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरी की सिचुएशन देखेंगे, नहीं तो उसी में सब मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे कि हम ऐसे ग्राफ बनाएं, ये संख्या रेखाएं होती हैं, नंबर लाइंस। जैसे 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, इस तरह से है। अब देखिए, हम छोटा बड़ा अपने से मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए, ये सब नंबर लाइंस होती हैं, जैसे संख्या रेखाएं। आधा भाग इधर बना हुआ है एक संख्या रेखा का, एक संख्या रेखा ऐसे प्लस प्लस वाला बना हुआ है, 2 संख्या रेखाएं हैं। तो जैसे यहां पर हम टाइम t ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इस अक्ष पर, इस एक्सिस पर टाइम t रिप्रेजेंट किया गया है, इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट x को रिप्रेजेंट किया गया है। जब टाइम t 0 है तो s भी आपका 0 है, तो 0,0। इसको हम जैसे x एक्सिस है और y एक्सिस है, तो ax ऑर्डिनेट है और y ऑर्डिनेट है। अब देखिए, तो t 0 है तो s भी 0 है, तो यहां पर आपको मिलेगा 0,0। ये पहला पॉइंट है आपका, इसको मैं यहां लिख देता हूं 0,0। 1 पर 3 है, तो जैसे टाइम वाला 1 है और डिस्प्लेसमेंट वाला 3 है, दोनों यहां पे काटेंगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 1,3। ठीक, अब देखिए, जैसे 2,6 है, तो अब जैसे ये आपका हुआ 2,6, तो यहां पर मिल रहा है
यह पॉइंट बनेगा आपका 2,6। उसके बाद जैसे 3 पर 9 है तो टाइम 3 ले लीजिए, और ये 9 आपका है, यहां पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों, तो यहां पे आपका मिलेगा 3,9। अब देखिए जैसे मैं इसे मिला दूं तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये जो भी आपने ग्राफ बनाया है टाइम और डिस्प्लेसमेंट को के बीच में, इसी ग्राफ को हम बोलते हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, समय विस्थापन ग्राफ। तो यदि किसी गतिमान वस्तु कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अलग अलग टाइम पर उसका डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करके और उनके बीच कोई हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब ये जरूरी नहीं है कि यह जो है आपका मतलब स्ट्रेट लाइन ही हो, ये मैंने ऐसे बनाया है कि स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए एक चीज तो आपने नोटिस किया होगा कि वो 1 सेकंड में 3 मीटर चला, फिर 2 सेकंड पूरा होते होते 6 हो गया, मतलब अगले 1 सेकंड में भी तो 3 ही चला था, फिर अगले 1 सेकंड में 3 चला था, 1 सेकंड में 3 चला, फिर 1 सेकंड में 3 चला, तभी 2 सेकंड पूरा होते होते 6 हुआ। इसका मतलब वो हर सेकंड 3 मीटर चल रहा है। इसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, और हर जगह 3 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब यह ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बनाया गया है। अगर आप डायरेक्शन दे देते हैं, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दे देंगे तो इसी को हम वेलोसिटी बोलेंगे। और सिर्फ आप अगर मतलब मैग्नीट्यूड दे के चल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं है, तो स्पीड हो जाएगी। मैंने कहीं एरो नहीं बनाया है यहाँ पे, मान के लिए कि मैंने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिया है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिलेगा हमको। तो इस तरह से टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपने देखा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा कब, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म मतलब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म हो। अब देखिए अब जैसे थोड़ी देर के लिए आप मान लेते हैं, अब इस ग्राफ को हम देखिए दोबारा बनाने जा रहे हैं। अब मैं आपको वेरिएबल वेलोसिटी के लिए बताता हूं। जैसे इसी में पहले रुकिए, थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर वेरिएबल पे आते हैं। जैसे हम एक काम करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ए था उसे हमने ऑब्जर्व किया था ओ से, हम मान लेते हैं कि वो पहले से चल चुका था। हमने जब उसका टाइम कैलकुलेट करना चालू किया तो हम मान लेते हैं कि वो पहले से 3 मीटर चल चुका था, तब हमने कैलकुलेट करना चालू किया। हम उसका मोशन ओ से लेके नहीं चलेंगे, हम उसका मोशन यहां से लेके चलेंगे 3 मीटर से, मतलब वो पहले से चल रहा था और जब हमने उसे नोटिस किया तो जो है हम उसे 0 से ओ से नोटिस नहीं कर रहे हैं, मेजर ओ से ही करेंगे, लेकिन वो पहले से 3 मीटर जब चल चुका था तब हमने उसे नोटिस किया। अब हमारे लिए जैसे टी यहां पे क्या है 0 जब था तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं था, 3 था, क्योंकि अब हम उसे यहां से नहीं यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखिए उसके बाद 1 सेकंड बीता तो 6 पर पहुंच चुका है, फिर 2 सेकंड जब बीता तो उसका डिस्प्लेसमेंट ओ से 9 मीटर है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसे आप देखें 0 पर 3 है तो यक्स 0 है, टाइम वाला जो है वो 0 है, लेकिन जो यस वाला है वो 3 है, तो 0,3 है, यहां पे आपको मिलेगा 0,3। दिस पॉइंट इज 0,3 एंड 1,6, तो 1,6 आपको यहां पर मिलेगा। दिस पॉइंट इज 1,6 एंड 2 पर कितना है आपका 9 है, तो 2 पे आपका 9 है। अब देखिए ये आपका 2,9 है। और एक बात है कि ये भी आपका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, मतलब इसमें जहां से आपने मेजर किया था, जहां से आपका मेजरिंग पॉइंट ओरिजिन था, वहीं से ऑब्जेक्ट चला था, तो इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन इस वाले ग्राफ में यह बता रहा है कि जब आपने उसे ऑब्जर्व करना चालू किया, जब आपने देखना चालू किया कि चल रहा है तो कैसे चल रहा है, तो उस समय वो ओरिजिन से 3 मीटर पहले चल चुका था। तो ये जो लाइन होती है जो आपको यहां पे मिल रहा है, दिस लाइन रिप्रेजेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है और यहां पर ऑब्जेक्ट का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है। ठीक, अब देखिए
तो अब मैं आपको बताता हूं, जैसे यहां पे हमने ग्राफ सीख लिया है कि अगर इस तरह जीरो पर इंटरसेक्ट करेगा तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और अगर कुछ यहां पे है तो अगर यहां पर अगर ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को अगर काटेगा तो ओरिजिन की तरफ जो इसका इंटरसेप्ट होता है दैट रिप्रेजेंट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी दोनों मैंने इस तरह से बनाया हुआ है कि 3 मीटर पर सेकेंड यहां पर भी वेलोसिटी है और 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी यहां पर भी है। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन यह रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं बार बार। अगर मैंने कांस्टेंट बोला तो मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अब देखिए, अब हम इसी में देखेंगे। पहले वेरिएबल वाला मैं लास्ट बताता हूं, पहले कुछ चीजें हो जाए इंपॉर्टेंट। जैसे अब आप देखें, अगर इस पॉइंट की बात करें आप, तो ये t है, ये 3 है, तो यहां पे आपका t1 इक्वल टू 1 सेकेंड है और s1 इक्वल टू आपका 3 मीटर है। आप इस पॉइंट को ले लें तो 3 और 9 3 टाइम है, तो जो t2 है आपका वो आपका 3 सेकेंड है और जो आपका s2 है दैट इज 9 मीटर। अब अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपको फार्मूला वेलोसिटी का कि जो वेलोसिटी आपका होता है दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो अब आपका ये जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस मतलब आपका s2 माइनस s1 एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1। अब देखिए फिर इक्वल s2 माइनस s1 करेंगे तो 9 माइनस 3 एंड टाइम 3 माइनस 1, तो 9 में 3 कर सब 6 आएगा, आई 2 आएगा इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा मैंने आपको पहले बता रखा था कि हर सेकेंड 3 मीटर चल रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो जैसे आपने अलग अलग टाइम के लिए इसे बनाया हुआ है इसे, तो आप कहीं पर भी तो मान सकते हैं कि जैसे 1,3 आया, 2,6 आया, 3,9 आया, तो आप बहुत सारे टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट आप ले सकते हैं। तो जैसे यहां पर मैं कोई पॉइंट ले लूं t1 कामा s1, या कोई पॉइंट मैं यहां पर ले लूं t2 कामा s2, t2 कामा s2। ओके, जैसे मैंने बहुत सारे आपने टाइम और डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स बनाए हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं, तो इसी तरह से कोई t1 s1 और t2 s2 भी तो हो सकता है। तो अब मैं t1 s1 t2 s2 के लिए अलग से यहां पर बनाता हूं आपके लिए। अब देखिए, अब जैसे कि मैं उसी ग्राफ को थोड़ा सा और यहां पर क्लियर करूं, ओ और ऐसे मैं ले रहा हूं 1 मिनट। अब देखिए, जैसे मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं t1 कामा s1 और यहां पर मैं कोई पॉइंट लेता हूं t2 कामा s2, देन इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपका यहां से यहां तक t1 था और a वाला t1 होता है, a वाला s1 इसको रिप्रेजेंट करता है, a आपका हो गया s1, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट आप लिखते हैं t1 कामा s1। अब जैसे t2 कामा s2 है, इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक ये t2 है और यह लाइन आपकी s2 को रिप्रेजेंट करती है, मतलब यहां पर आपको मिलेगा। अब देखिए, आप जरा इस ट्राइंगल पर गौर करो यहां पे, तो आप ये पाएंगे कि जैसे आपका t1 है और यहां से यहां तक आपका t2 है, तो यह जो लेंथ यहां तक बन रही है ये t2 में से, अगर इसमें t2 में से t1 घटा देंगे तो आपको यही तो मिलेगा, एंड इट इज डेल्टा एंड दिस इज इक्वल टू t2 माइनस t1। ओके, मतलब यह लेंथ, ए वाली लेंथ यहां से यहां तक देखिए, ए वाली मतलब ये ट्राइंगल का जो ए वाला पार्ट है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा इज इक्वल टू t2 माइनस t1। अब जैसे ए s1 है तो ये भी s1 है, ये पूरा s2 है और यहां तक s1 है, तो यह है आपका कितना है, यहां से यहां तक ये आपका डेल्टा s है s2 माइनस s1, मतलब s2 में से अगर मैं s1 घटा दूंगा तो यही बचेगा, उसका नाम हमने रखा है डेल्टा s। तो इस ट्राइंगल में जो ए वाला पार्ट है वो आपका डेल्टा एस है। तो अब जब आप टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहां पर ये जो ट्राइंगल आपको मिल रहा है, इस ट्राइंगल का बेस
रिप्रेजेंट करता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच टाइम इंटरवल को, और यह जो इसका जो परपेंडिकुलर है यह रिप्रेजेंट करता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे देखें, अब अगर आप इसका स्लोप देखें, अगर आप इसे देखें, ए इसका ढाल बताता है, स्लोप बताता है, तो ऐसे ही स्लोप पे आएंगे तो यहां पे इसका जो परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर जो बाई जो बेस होता है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा किस तरह से इस स्लोप को हम परपेंडिकुलर और बेस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों। लेकिन हाँ, आप इतना याद रखें कि जैसे अगर यह आपके पास दो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हैं और ऐसे मैं इस तरह से बनाऊं तो एक ट्राइंगल यहां पर बनेगा, एक ट्राइंगल यहां पर बनेगा, तो इसमें आपका यह है आपका बेस है और यह आपका हाइट है, यह बेस है और यह है आपका हाइट है। तो आप खुद देख लीजिए कि यहां पर इस ग्राफ के लिए उतने ही टाइम इंटरवल में चेन डिस्प्लेसमेंट कम है और यहां पर इस ग्राफ में उतने ही टाइम इंटरवल के लिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। तो जैसे इस पर आपको फिसलना हो, फिसलने वाला कोई झूला हो, तो इस पर आप कम फिसलेंगे, इस पर आप ज्यादा फिसलेंगे। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट, डिस्प्लेसमेंट जहां पर ज्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है, उस ग्राफ का स्लोप और ढलान भी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर एक चीज है, इसका मतलब इसका जो ढलान होता है इसके परपेंडिकुलर बाई बेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आपको इसका अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे स्लोप को हम परपेंडिकुलर बाई बेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअली अब देखिए, अगर मैं किसी ग्राफ की बात करूं तो स्लोप इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो मतलब जैसे ए परपेंडिकुलर बाई जो बेस होता है दैट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ ग्राफ, मतलब किसी भी वक्र के ढलान को रिप्रेजेंट करता है। और ये जरूरी नहीं कि वो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के लिए हो, कहीं पर भी कोई भी कर्व हो, अगर उसका स्लोप की आप बात करेंगे तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर बाई बेस से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मैथ में चले जाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस भी होता है। तो tan थीटा से भी किसी ग्राफ के स्लोप को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मैं यहां पे आपको बताता हूं, अगर मैं यहां पर देखूं डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी की बात मैं करूं तो यहां पर जो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, अगर हम इस मैथमेटिक्स के रूल से देखें तो डेल्टा एस परपेंडिकुलर है डेल्टा टी बाई बेस है। तो यहां पे जो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी है दैट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, लेकिन ये वेलोसिटी भी है। अगर हम फिजिक्स में देखें तो यह चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इंटरवल है, तब तो ये आपका मतलब जो है वेलोसिटी हो गया। लेकिन मैथ में देखें तो ये स्लोप भी है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं देन द स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम टी और एस के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो जो ग्राफ है उसकी जो ढाल है, उसकी जो प्रवणता, उसका स्लोप है, वह मूविंग ऑब्जेक्ट के, गतिमान वस्तु के वेग को निरूपित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक, तो इस तरह से अब यहां पर देखिए हर पॉइंट पर ढाल आपको बराबर मिलेगा। जब हर पॉइंट पर आपको ढाल बराबर मिलेगा इसका मतलब इसीलिए आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट है। और फिर मैं रिपीट करता हूं, किस तरह से क्लियर होता है कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अब देखिए, तो मैं फिर से आपको बता दूं, अब मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, जो वेलोसिटी है आपका दैट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब वैसे भी आप मैथ में आप पढ़ेंगे भी, क्या मैथ में मतलब चूंकि अब देखिए मैथ में आप भाई अगर हाई स्कूल में आपने पढ़ा भी होगा या 11th में पढ़ेंगे कि s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। जैसे आपको क्लास 9th या 10th में 10th से ही है ग्रेडियंट, स्लोप या प्रवणता, जैसे x1 y1 x2 y2 होता है तो y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस s1। तो इस तरह से आप ये पता चलता है कि आप स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसी को आप डेल्टा एस कहते हो, इसी को आप डेल्टा टी बोलते हो। तो ये ग्राफ का स्लोप भी है और यह आपकी जो है वेलोसिटी भी है। अब मैं आ जाता हूं वेरिएबल जो है वेलोसिटी के लिए ग्राफ बना के आपको बता दूं।
अब हम ऐसे टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब वो कर्व है। जैसे आप मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे भी हमने कुछ देर पहले लिया था, तो t बराबर 0 पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। t बराबर जब 1 सेकेंड है तो उसका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से 2 मीटर है। जब t बराबर आपका 2 सेकेंड है तो उसका डिस्प्लेसमेंट आपका मान लीजिए 5 मीटर है। और जब t बराबर आपका जो है 1 2 और 3, जब t बराबर 3 सेकेंड है आप उसका मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आपका 9 मीटर है। अब इसका आप ग्राफ प्लॉट करो जरा, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका टाइम है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे देखिए 0 पर आपका 0 है और 1 पर आपका 2 है, तो 1 पर आपका 2 हो गया, 2 पर आपका 5 है, 2 पर 5 हो गया, और 3 पर आपका 9 है। अब आप इनको मिलाएंगे तो ये कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं, जैसे ये दोनों आप जाएंगे तो ऐसे चला जा रहा है, ये ऐसे कर्व ही बनकर आएगा। मतलब मैं जबरदस्ती उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा, इस तरह से कर्व बनेगा ये। मतलब तो अगर जैसे कैसे हुआ, पहले 1 सेकेंड में वो 2 मीटर चला, फिर दूसरे 1 सेकेंड में वो 3 मीटर चला है, फिर अगले 1 सेकेंड में वह 4 मीटर चला है। मतलब हर सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग शो कर रहा है। मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वह वेरिएबल है, वह चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए इसका ग्राफ हमको इस तरह से कर्व्ड मिला है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कभी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मोशन में है तो उसके लिए टाइम और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होगा वह स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व्ड होगा। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, अलग अलग प्रकार के मतलब टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, जैसे कि हमको इस तरह का ग्राफ अगर हमको मिलता है, जैसे मान लीजिए कि टाइम है या आपका डिस्प्लेसमेंट है, इस तरह का ग्राफ अगर हमको मिलता है तो हमें अभी मैंने बताया आपको, एकदम समझ गए हैं हम कि यहाँ पर आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, ग्राफ से मालूम होता है, और जो कांस्टेंट वेलोसिटी से वह मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये ग्राफ बताता है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अब जैसे मान लीजिए कि इस तरह का ग्राफ होता, ये भी मैं आपको बताया, इस तरह का ग्राफ है और वह टाइम और डिस्प्लेसमेंट में ही है। तो जैसे यह O है, यह पॉइंट A है मान लीजिए, तो अब जो है ये भी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यह भी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ये जो OA लेंथ है, यह उसके इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए वेरिएबल वाले पे आते हैं। अभी एक और है, इसका पहले देख लेते हैं। अभी हमने 2 ग्राफ बनाए हैं। अब जैसे देखिए हमारा तीसरा ग्राफ है, जैसे इस तरह का ग्राफ है, ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ ऐसे बना हुआ है। अब ये तो मतलब जबरदस्त है, इस तरह का बना हुआ है। अब आपको बताऊं मैं, जैसे कि आप क्लास 11th में हो तो ये एंगल आपका
अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा है आपका, ऑब्टूस एंगल है। अब अगर ये थीटा है तो आपको मालूम है कि जो tan थीटा आएगा इट इज लेस देन 0 और नेगेटिव है, मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है। और अभी मैंने बताया कि टाइम डिस्प्लेसमेंट का जो स्लोप है उसकी जो प्रवणता है वेग को निरूपित करती है, तो वेग ऋणात्मक है। वेग ऋणात्मक होने का मतलब यह है कि जैसे कि अगर हम यहाँ O से किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को मेजर कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि इसको मैं आपको क्लियर करके थोड़ा समझा दूं कि कोई ऑब्जेक्ट इस समय यहाँ पर है, हमसे जो है 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक। तो हमने उसे ऑब्जर्व किया, तो अब वो जा नहीं रही है, आ रही है हमारी तरफ। तो जैसे जैसे हमारी तरफ आएगी उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाएगा। अब आप पाएंगे कि जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट आपका 30 है। तो मान लीजिए कि 1 सेकेंड बीतने पर आपका टाइम जो है आपका डिस्प्लेसमेंट 30 पर है, फिर ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया तो आपसे 25 मीटर की दूरी पर ही है। फिर 2 सेकेंड बीता तो ऑब्जेक्ट आपसे 20 मीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब अब आपसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, आपसे और आपके और ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस कम हो। आप यहां पे हो, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, तो यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव बोली जाएगी क्योंकि वो जा नहीं रही है, वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है इस समय। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आप अपने आप सोचो कि 30 आपको यहां मिलेगा और 0 आपको यहां पर मिलेगा, तो 0,30 आपको यहां मिलना है, 25 आपको यहां पर मिलेगा, 1 आपको यहां पर मिलेगा, तो 1,25 आपको यहां पर मिलेगा, 2 आपको यहां मिलेगा, 20 आपको यहां पर मिलेगा, तो फिर 2 और 2,20 आपको यहां पर मिलेगा। तो इसी तरह से करते करते यह आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ग्राफ मिलाएंगे तो आपको ऐसे बनेगा। तो इस तरह से यह ग्राफ ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट के से पास नहीं दूर नहीं जा रहा है, उसके पास आ रहा है, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बढ़ा नहीं रही है, वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। यहां पर नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब नहीं होता कि वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, मे बी को बढ़ती स्पीड से ही आ रहा हो। ये तो मैंने कांस्टेंट के लिए एग्जांपल लेके बताया है, वेरिएबल के लिए भी हो सकता है, अभी आगे बता रहा हूं मैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसका मतलब यह हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओरिजिन के पास आ रहा है। अब वेरिएबल वेलोसिटी, जैसे मैंने 3 ग्राफ बताया आपको, अब मैं अपने चौथे ग्राफ पे आता हूं। जैसे आप इस ग्राफ को देखिए, ये सब काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह का ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ठीक। अब ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ है। अब एक चूंकि कर्व है, वक्र है, तो हमें मालूम हो गया कि अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है, परिवर्तित है, वो समय समय पर बदल रही है। तो कैसे बदल रही इसके बारे में बड़ा पता करना पड़ेगा। तो बहुत आसान, आप इस पर बैठ के फिसल जाओ अगर, तो आपको खुद लगेगा कि यहां पर बैठोगे तो आप बहुत तेजी से फिसलोगे, लेकिन आप यहां पर बैठोगे तो कम फिसल पाओगे। इसका मतलब ढलान इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है, लेकिन ग्राफ तो इधर से बनाया जाता है, अर्थात ढलान इधर कम है, ढलान इधर ज्यादा है। इसका मतलब ढलान मतलब वेलोसिटी। अभी मैंने बताया कि t और s के बीच अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो जो ढलान होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इस ग्राफ में वेलोसिटी जो है शुरुआत में कम थी, बाद में बढ़ रही है, मतलब इसका स्लोप शुरू में कम है, बाद में ज्यादा है। इट मींस दैट कि वेलोसिटी शुरू में कम थी, बाद में ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये पहली बात तो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए है, दूसरी बात इंक्रीजिंग के लिए है, और डिस्प्लेसमेंट इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 भी है। तो यहां पर इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, वेरिएबल वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, मतलब वेरिएबल तो है लेकिन इंक्रीज कर रही है, एंड इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। अब देखिए, जैसे कि यही ग्राफ अगर सेम इस तरह यहां से बना होता तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये O है, A है, तो वेरिएबल वेलोसिटी इसमें भी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इसमें भी है, लेकिन इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट OA के बराबर है। तो अगर 0 पर ग्राफ नहीं रहेगा तब यह जो है आपका मतलब यह माना जाएगा कि मतलब 0 पर नहीं, न कट काट करके कहीं ऊपर काटेगा तो यह लेंथ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को बताता है। इसे मैं कम से कम कई बार बता चुका आपको। अब देखिए, उसके अलावा एक मैं और आइडेंटिटी बता दूं आपको पहचानने की इसकी।
जैसे आप अगर यहां पर टेंजेंट खींचे, आप यहां पे टेंजेंट खींचे, आप यहां पे टेंजेंट खींचे, तो आप पाएंगे थीटा इंक्रीज कर रहा है। ये जो आराम से 11th के स्टूडेंट समझ सकते हैं इसको, थीटा इंक्रीज कर रहा है। एंड यू नो दैट कि थीटा 0 है तो टेन थीटा भी 0 है, एंड थीटा 45 है तो टेन थीटा 1 है, एंड थीटा 90 है तो टेन थीटा इन्फिनिटी है। इसका मतलब जब थीटा 0 से 90 की ओर इंक्रीज करता है तो टेन थीटा 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू की ओर इंक्रीज कर रहा होता है, उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है। और टेन थीटा स्लोप होता है। मैंने बताया आपको कि टेन थीटा भी स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है और स्लोप भी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो हम स्लोप को टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ने का मतलब टेन थीटा बढ़ रहा है और इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। और वैसे सबसे बढ़िया वही फिसलने वाला आप आराम से पता कर सकते हैं ढलान कहां पे ज्यादा है, ढलान कहां पर कम है। अब मैं आता हूं अपने 5वें नंबर ग्राफ पे। जैसे देखिए ये वाला एग्जाम, यहां पे आप देखिए जैसे कि आपका टाइम है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अच्छा आप देखो, जैसे आप यहां पे बैठो फिसलने के लिए, मान लो झूला हो, आप यहां बैठोगे फिसल ही नहीं पाओगे सही से, लेकिन आप यहां पे आओ तो भयंकर तरीके से फिसल जाओगे। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि शुरुआत में स्लोप बहुत ज्यादा है, शुरुआत के पार्ट पे स्लोप ज्यादा है लेकिन बाद वाले पे स्लोप कम है। इसका मतलब वेलोसिटी जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने ग्राफ बनाया है उसकी वेलोसिटी शुरुआत में कम थी और बाद में काफी ज्यादा हो गई है, मतलब बढ़ रही है कुल मिलाकर। तो इसमें है प्रॉपर्टी वेरिएबल वेलोसिटी है। अब देखिए शुरुआत में, सॉरी मैं अपने मिस्टेक बोला है मैंने, तो फिर से रिपीट कर देता हूं कि यहां पर जो स्लोप है इसका शुरुआत में काफी ज्यादा है, बाद में कम हो गया है। इसका मतलब वेलोसिटी पहले ज्यादा थी बाद में कम हो रही है, इसका मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और आप जानते हैं कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, और उसी तरह अगर ये यहां पे इंटरसेक्ट कर जाती तो जहां तक ये काटता जहां तक वही आपका बन जाता मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप एंगल वाले मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो एंगल वाले मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आप जो आपके मतलब कर्व्ड ग्राफ होते हैं उनके स्लोप के जरिए आप पता कर सकते हैं कि वह इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए है कि वह डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए है। इसी तरह जैसे आपने इन दोनों के लिए पढ़ा तो उसी तरह से इस वाले के लिए भी बनता है, ये दोनों बनते हैं आपके ऐसे। तो यहां पे साफ साफ बता रहा है कि पहली बात ये नेगेटिव वेलोसिटी के लिए है। यहां पर देखिए ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये दोनों पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए हैं। कहने का मतलब जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होता है, और यह इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए है और यह डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए है। कब? जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मतलब वस्तु ऑब्जर्वेशन पॉइंट से दूर भाग रही है। ये दोनों ग्राफ नेगेटिव वेलोसिटी के लिए है, जब वस्तु हमारे ओर आ रही है, मतलब ओरिजिन के पास आ रही है तब के लिए है। और यहां पर देखिए यहां पर स्लोप कम है बाद में ज्यादा है, मतलब यह नेगेटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए है। और यहां पे यह नेगेटिव डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए है, यहां पे स्लोप काफी ज्यादा है बाद में कम हो गया है। तो यहां पे इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने कई ग्राफ पढ़े, फिर से मैं इसको रिपीट कर दूं। ये है आपका इंक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी, जो है डिक्रीजिंग पॉजिटिव वेलोसिटी, ये आपका है इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी, और ये आपका है क्या कहते हैं डिक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि वस्तु डिस्प्लेसमेंट बढ़ नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। तो इस तरह से हमने कई पॉसिबल ग्राफ पढ़े। इस तरह से जब न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं ग्राफ वाले तो वहां पर और क्रिटिकल तरीके से इन्हीं सबको मिलाकर कोई आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कोई ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया जाता है। लेकिन फिलहाल जो मेन ग्राफ होते हैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट के, वो मैंने लगभग आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से हमने टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पढ़ा और उसका जो स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में पढ़ा। और हमने देखा कि हम tan थीटा के जरिए भी वेलोसिटी या स्लोप को निकाल सकते हैं। और हर तरह के ग्राफ, जितने पॉसिबल ग्राफ थे उनको पढ़ा हमने। अब आपको मैं अपने अगले वीडियो में टाइम वेलोसिटी ग्राफ के बारे में बताऊंगा, और इसी तरह से हम टाइम वेलोसिटी ग्राफ लगभग ऐसे ही होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।